अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग, खैरियत से हैं? तो मेरे बच्चों, आप लोगों की डिमांड के ऊपर हमने एक नया चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह स्टिशियोमेट्री का आज स्टार्ट लेना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है उन लोगों के लिए जो लोग इस चैप्टर को समझेंगे। तो चैप्टर की तरफ हम चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस आज के सेशन के अंदर हमने क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आज के सेशन के अंदर हमने 3 टॉपिक्स की तरफ चलना है। सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मैं स्टिशियोमेट्री बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मैं आपको स्टिशियोमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको मोल के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मोल रेशो के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसके फ़ौरन बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये बातें हमने लेक्चर के अंदर या इस सेशन के अंदर हमने देखनी है। सेहत मेरी वैसे इजाज़त नहीं दे रही, मेरा तो एक गला भी दर्द है, तो दर्द कर मैं पानी वगैरह बीच में से लेता रहूँगा। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं स्टिशियोमेट्री को स्टार्ट करता हूँ। स्टिशियोमेट्री मेरे पास क्या है? स्टिशियोमेट्री जो है मेरे बच्चों 2 ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। एक है जो मेरे पास है वर्ड वो है स्टिशियन, और जो दूसरा वर्ड है वो मेरे पास है मिट्री। स्टिशियन एंड मेट्रॉन, सॉरी मिट्री नहीं, मेट्रॉन। स्टिशियन का जो मतलब है वो मेरे पास क्या है? एलिमेंट। स्टिशियन का मेरे पास क्या मतलब है? स्टिशियन का मेरे पास क्या मतलब है? एलिमेंट। और मेट्रॉन का आपके पास जो मतलब है वो मेरे पास क्या है? मेजर। तो यहां से हमें यह पता चलता है मेजरिंग ऑफ एलिमेंट या फिर मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्टिशियोमेट्री बोल सकते हैं। बात समझ आ गई? लेकिन ये तो हमने स्टिशियोमेट्री का जो एक वर्ड है उससे उसके मीनिंग्स निकाला है, उससे हमने उसका क्या किया? मीनिंग निकाला है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि स्टिशियोमेट्री मेरे पास क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे पहले ही से एक केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं, एक ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, एक ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। दोनों केमिकल रिएक्शन सेम है, दोनों के अंदर। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास 2 चीजें हैं। मेरे पास कितनी चीजें? 2 चीजें हैं। इस एरो से जो पीछे वाली चीज है, ये जो चीज है, इसको मैं क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट। क्या बोल दूंगा मैं? रिएक्टेंट। मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई साहब? मैं क्या बोलूंगा? इसको रिएक्टेंट। और इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट। बात समझ आ गया? इसी तरह इसको मैं जो एरो के पीछे है उसको मैं क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट। इसको मैं क्या बोल दूंगा? रिएक्टेंट। और ये जो प्रोडक्ट, ये जो आगे है, इसको मैं एरो के आगे इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस सेम है, दोनों के अंदर रिएक्टेंट सेम, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, इसमें कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं है। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, स्टिशियोमेट्री क्या कहती है? स्टिशियोमेट्री जो है वो हमें ये कहती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आगे रिएक्टेंट और ये क्या आगे आपके पास क्या? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के बीच में जो क्या है? रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? स्टिशियोमेट्री बोलेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम स्टिशियोमेट्री बोलेंगे। ये मेरे पास प्यारी सी आसान सी एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई। जो बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसकी तरफ ही मैं आता हूं। डेफिनेशन मैंने क्या लिखी हुई है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप between the amount of reactant and product in chemical reaction is known as stoichiometry। ये मेरे पास एक आसान सी डेफिनेशन है। अब आपकी बुक के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है? रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट, रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट, इसकी जगह पर उन्होंने वर्ड एक यूज किया हुआ है, रिलेटिव अमाउंट। क्या वर्ड यूज किया हुआ है? रिलेटिव अमाउंट। रिलेटिव अमाउंट क्या वर्ड यूज किया हुआ? रिलेटिव अमाउंट। मैंने क्या बोला है? रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट की जगह पे उन्होंने कौन सा वर्ड किया? यूज किया हुआ? रिलेटिव अमाउंट का वर्ड यूज किया हुआ है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पे
उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है सब्सटेंस। क्या वर्ड यूज किया हुआ है? सब्सटेंस। कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? सब्सटेंस। दूसरा वर्ड यूज किया हुआ कौन सा यूज किया हुआ है? सब्सटेंस। बाकी वही डेफिनेशन है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द स्टडी ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन इज नाउन एज स्टोइचियोमेट्री। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या लिखूंगा मैं? द स्टडी ऑफ द रिलेटिव अमाउंट of the substance in chemical reaction is known as स्टोइचियोमेट्री। इसको हम क्या बोल देंगे? स्टोइचियोमेट्री बोल देंगे। अब देखो यहां पे ये दो रिएक्शन लिखे हैं, जिन दोनों रिएक्शंस को मैंने लिखा कि दोनों रिएक्शन मेरे पास सेम है, लेकिन मैं क्यों लिखे हैं दो रिएक्शन? ये जो मेरे पास रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है, दो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर एक रिएक्शन को या एक इक्वेशन को मैं बोलूंगा, इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोल दूंगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसको मैं बोलूंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इसको मैं क्या बोल दूंगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल दूंगा। ये मेरे पास अनबैलेंस आ गई, ये मेरे पास क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब देखो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अनबैलेंस के ऊपर पहले आते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यहां हाइड्रोजन की तादाद यहां पे और यहां पे मेरे पास सेम नहीं हो सकती। यहां पे तो सेम है लेकिन सेम नहीं हो सकती। ऑक्सीजन की यहां पे 2 है, यहां पे क्या है? 1 है। तो मेरे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपके पास जो एटम्स हैं या जो रिएजेंट्स हैं उनकी तादाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर सेम नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तादाद मेरे पास सेम नहीं होगी। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो मेरे पास रिएजेंट्स हैं उनकी तादाद एग्जैक्ट सेम होगी। बात समझ आई? जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने? 2, तो यहां पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने? 2 आ गए। 2 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये बातें यहां पे की नहीं है, ये हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस की हुई हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के अंदर। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कभी भी यूज नहीं करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में जो मेरे पास क्या रिलेशनशिप है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कभी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज यूज, इक्वेशन लिखा है, इज यूज्ड टू कैलकुलेट, नजर आ रहा है? कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट एंड पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आई? टाइम को बचाने के लिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। अब आ जाओ कि मेरे पास अब हमने ये पढ़ते हैं, अब इधर इधर नजर आ रहा है इस साइड। अब देखो अमाउंट जो है, जो मेरे पास क्या है? मकदार, अमाउंट को हम 4 यूनिट्स के अंदर मेजर करेंगे। अमाउंट को हम 4 यूनिट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। पहली जो आपके पास है वो है मोल,
दूसरी जो आपके पास है वो है मैस, तीसरी जो आपके पास है वो वॉल्यूम, और चौथी जो आपके पास है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल के मोल्स को हम 4 यूनिट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अमाउंट को हम 4 यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, मोल, मैस, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मतलब होता है वो मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब मेरे पास होता है केमिस्ट्री के अंदर एटम्स, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मेरे पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे ये इनमें तीनों में से कुछ एक चीज हो सकती है। अब हमने ये बताया कि मैंने ये बात बोली है कि हमें कोई एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में क्या करेगी, रिलेशनशिप बताएगी। अब हम ये देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप बताएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप बताती है। मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, 2H2 प्लस O2 गिव अस 2H2O, वाटर बनता है। ठीक हो गया। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पहले इसको देखने से पहले, अगर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर हमें क्या हो जाए, मोल का पता चल जाए, मोल का पता चल जाए, तो हम आसानी से मोल को मैस के अंदर, मोल को वॉल्यूम के अंदर और मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बात बोली है, अगर हमें मोल क्या कर जाए पता चल जाए तो हम मोल को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, मैस के अंदर, वॉल्यूम के अंदर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। मोल्स को हम आसानी से नंबर क्या कर सकते हैं, मैस के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर से कैसे मोल्स का पता चलता है, इसकी तरफ हम आते हैं। अब ये जो मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर कहां पे मोल्स हैं, कैसे पता चलेंगे, ये बात है। जरा इस चीज के ऊपर आते हैं हम। अब देखो ये जो रिएजेंट्स हैं, ये जो मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स की जो पीछे ये नंबर लिखा हो, ये मेरे पास क्या मोल्स है, जैसे यहाँ पे ये 2 जो लिखा हुआ है, ये क्या मेरे पास मोल है। यहाँ पे ये बता रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या बोल लिखा होगा, मतलब क्या, 1। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो यहां से क्या लिखेंगे हम, ये इसकी मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हमें कितने मोल चाहिए होंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हो तो 1। नीचे वाला ये मोल नहीं होता, जो पीछे नंबर लिखा होता है ये मोल होता है। जो शुरू में नंबर लिखा होगा वो आपके पास क्या होगा, मोल होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट दे फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोल का हमारे पास रिलेशनशिप है, ये देखें ना मोल्स, क्या हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो रिएक्टेंट ये थे, प्रोडक्ट वो थे, इनके आपस में क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप बता रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल में लिखता हूँ, दूसरी एग्जाम्पल। अब इसके अंदर आपने मुझे बताना है, जैसे कि N2 प्लस H2 गिव अस NH3, ठीक है, अमोनिया। ये मेरे पास क्या, अमोनिया, ये मेरे पास क्या था, वाटर था। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस यहाँ पे हम नहीं सीख रहे, यहाँ पे हमारा काम जो है बैलेंसिंग नहीं सीखना। ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके कितने मोल हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। आगे बात की समझ। तो एक बैलेंस केमिकल जो इक्वेशंस होती है वो हमें क्या करती है, वो आपको एक बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन होती है वो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताती है इन द फॉर्म ऑफ मोल। ये मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताएगी इन द फॉर्म ऑफ मोल्स की फॉर्म में।
tell us the relationship between the amount of reactant in product P for product in the form of mole, मोल के ऊपर हम बात करेंगे अभी, इन दी फॉर्म ऑफ मोल। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। अभी हम इसके बाद चलते हैं मेरे बच्चों मोल की तरफ हम आ जाते हैं। तो बच्चों अब हम मोल की तरफ चलते हैं। मोल, पहले हमने स्टोइचियोमेट्री को अब कंप्लीट कर लिया, अब हम मोल की तरफ आते हैं। मोल क्या चीज़ है? अब देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मोल का थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, फिर हम मोल की तरफ आते हैं। वैसे 9th क्लास के अंदर हमने मोल को काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये बात मैं आपको बता दूँ। 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने मोल को काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। अब मोल क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी हम शॉप के ऊपर जाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, शॉप के ऊपर जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें 5 kg क्या दे दें, शुगर दे दें, या 5 kg हमें क्या दे दें, आप हमें क्या दे दें जी, आटा दे दें। फिर हम उसको ये कहते हैं कि हमें 2 लीटर वाली पानी की बोतल दे दें, ठीक हो गया। फिर हम जब कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपने तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको दिए, इन तीनों एग्जांपल के अंदर आपने नोट किया, तो मैंने तीनों के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ की। जब मैं कपड़ा लेने के लिए यूज गया तो मैंने मीटर की यूनिट यूज़ की, वहाँ पे मैं केजी नहीं यूज़ करूँगा। वहाँ पे मैं जाके शॉपकीपर को ये बोलूँ कि मुझे भाई साहब कि मुझे 3 kg का कपड़ा दे दो, 3 kg कपड़ा दे दो, तो वो चपेड़ेगा, मार के दांत तोड़ देगा। आई बात की समझ? तो मैंने 3 स्पेसिफिक यूनिट यूज़ किए। मैंने कपड़े के लिए क्या यूज़ किया, मीटर यूज़ किया। आगे बात की समझ? दूसरी चीज़ मैंने क्या किया कि मैंने पानी के लिए मैंने लीटर के लिए यूनिट यूज़ किया, और मैंने चीनी के लिए मैंने कौन सी यूनिट यूज़ किया, केजी की यूज़ किया। अब मोल भी क्या है, एक यूनिट है। मोल भी क्या है, यूनिट है। जैसे कपड़े को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर। पानी को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, लीटर। इस तरह मोल भी एक यूनिट है, और मोल हम एटम आयन मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जब भी केमिस्ट किसी लैब के अंदर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें इतने मोल एटम चाहिए, इतने मोल हमें मॉलिक्यूल चाहिए, इतने मोल हमें आयन चाहिए। वो ये नहीं कहते कि हमें 3 kg एटम दे दें या 3 लीटर एटम दे दें। यहां से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मोल का आया होगा कि मोल मेरे पास पहली चीज क्या है कि मेरे पास यूनिट है, अमाउंट की एक क्या मेरे पास यूनिट है। तो पहली बात मैं क्या लिखूंगा, मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेरे पास क्या है, एक यूनिट है। अब मैं आपको एक और चीज बात बताता हूं। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ढेर सारे एलिमेंट देखे थे, ठीक हो गया। एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। तो जो भी एटम होता है ना, एटम का हमेशा आपके पास एटॉमिक मास होगा। मॉलिक्यूल का हमेशा आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा। आ रही है बात की समझ? एटम का हमेशा आपके पास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। उसके पास 2 चीजें होती है। जैसे एटम है तो मेरे पास, मैं छोड़ उसको उन चीज़ों के अंदर में नहीं जाता, वो ऐसे नए की चीज़ें ना, उनके अंदर हम घुस के तो हमारा टॉपिक रह जाता है, ठीक है। तो आपने, मैं जो काम की बात है वो बताता हूँ कि एटम का आपके पास क्या हमेशा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल का हमेशा आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। और आयनिक कंपाउंड का आपके पास हमेशा क्या होगा, फार्मूला मास होगा। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। एटम का हमेशा क्या होगा, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। और मेरे पास आयनिक कंपाउंड का हमेशा क्या होगा, फार्मूला मास होगा, ठीक हो गया। अब देखो, जैसे ही मेरे पास ऑक्सीजन एक एटम था तो मैंने क्या लिखा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मेरे पास 16 AMU, ठीक हो गया। एटॉमिक मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास किसका, सॉरी एटॉमिक तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
H2O, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18 AMU। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ NaCl मेरे पास क्या है 58 AMU। अब मोल क्या है, अगर मैं किसी भी एटॉमिक मास का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास क्या कर दूं, AMU की जगह पर ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो उसको मैं मोल बोलूंगा। बात समझ आई या नहीं? मैंने क्या बोला है कि किसी भी एटम का मैं क्या कर दूं, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का क्या एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, अगर मैं AMU की जगह पे ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मोल बोल दूंगा। तो मैं लिखूंगा डेफिनेशन, पहले मैं लिख देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन कितने मोल है 1, वाटर के कितने मोल है 1, NaCl कितने मोल है 1, क्योंकि पीछे मेरे पास जो नंबर है कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ, बल्कि इससे लिख देता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक हो गया। फिर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम। फिर इसी तरह 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58 ग्राम। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मोल बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन, इफ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फिर मेरे पास क्या जाता है जी, फार्मूला मास, एक्सप्रेस किसके अंदर, इन ग्राम, इज नाउन एज मोल। इसको हम क्या बोल देंगे, मोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, मोल बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, मोल बोल देंगे। अब दूसरी चीज मोल के बारे में, और क्या चीज हम मोल के बारे में लिख सकते हैं जो आपकी बुक के फिलहाल लिखी हुई है। फिर इसी तरह मैं क्या बोल सकता हूं कि मोल मेरे पास क्या एक यूनिट है। ठीक हो गया, एक ऐसा यूनिट है। मोल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय MOL, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेरे पास क्या एक ऐसा यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। इट इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी क्या यूनिट है। अब एक और चीज मैं मोल के बारे में लिखूंगा यहां पे कि मोल मेरे पास क्या है, एक नंबर है। मोल इज जस्ट अ नंबर। कैसे कि मोल मेरे पास क्या है, एक नंबर है। मोल इज अ नंबर। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि मैं आज मैं सब बच्चों को आज अपनी तरफ से एक काम करता हूं, सब बच्चों को मैं 1 दर्जन केले दे देता हूं। तो मुझे ये बताओ आपके ज़हन में क्या ख्याल आएगा कि मेरे पास मामे सर ने कितने दिए केले, कितने दिए, 12 केले दिए। इसी तरह मोल भी मेरे पास क्या है, एक नंबर है। एक मेरे पास क्या है, नंबर है। वो नंबर मेरे पास क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -23। ठीक है, -24 मेरे पास क्या आ जाता है। ठीक है, माइनस नहीं है, चलो ठीक है। मेरे पास क्या मोल, क्या मेरे पास एक नंबर है और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, कट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, दोबारा से दर्जन कह के बाद से शुरू कर। ठीक है, मैं शुरू कर देता हूं। हाँ। ठीक है, मोल मेरे पास क्या एक नंबर है और मैंने आपको ये बात बताई है कि और इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 24। ठीक हो गया। ये जिस तरह आपके पास डोजन, दर्जन एक नंबर है ना, DOZN, डोजन भी क्या एक नंबर है।
और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 12। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोल दूं, मैं आपको 1 दर्जन क्या करता हूँ अंडे देता हूँ, तो 1 दर्जन के अंदर कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो ये था हमारे पास मोल के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोल रेशो के बारे में, कि मोल रेशो क्या है, और फिर हम हमारा जो प्रॉपर कंसर्न जो होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम एग्जांपल 3.1 की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहली जो एग्जांपल है वो हम 3.1 इसको लेके चलते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम उस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई होगा वही काम हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सेम वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरफ व्हाइट बोर्ड किस तरफ आ जाएंगे, मैंने एग्जांपल पहले से लिख के रखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आप लोगों को छोटे बच्चे का, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 5th क्लास या 4th क्लास का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, if 3 पेंसिल कॉस्ट 6, अगर 3 पेंसिलों की जो कीमत है वो कितनी है, 6 रुपए है। 3 पेंसिलों की कीमत कितनी आ गई, 6 रुपए आ गई। हाउ मच विल बी द प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, तो मेरे पास 5 पेंसिलों की कितनी प्राइस होगी। बात समझ आ गया नहीं है? तो मैंने क्या बोला कि 3 पेंसिलों की कीमत कितनी है, 6 रुपए है, तो मेरे पास 5 पेंसिलों की कितनी कीमत होगी। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 3 पेंसिलों की कीमत कितनी है, 6, कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल क्या आ गई, 6। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पेंसिल की कीमत निकालूंगा। अगर मुझे एक पेंसिल की कीमत का पता चल जाएगा तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितनी भी आगे पेंसिल होंगी, जितने भी आगे, मतलब आपके पास 10 पेंसिलों की कीमत निकालनी है, 20 की निकालनी है, 30 की निकालनी है, आपके पास आ जाएगी। वही काम मैंने किया। कॉस्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ जाएगी 2। अब ये 2 है, अब आपने कितनी पेंसिलों की निकालनी है, 5 पेंसिलों की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, तो आपके पास पेंसिलों की कीमत आ जाएगी कि 5 पेंसिलों की कितनी है, 10 है। तो ये सिंपल सा एक फंडा था जो आपने इसको समझना है, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा। चलो आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ, अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो आपने अपनी बुक के ऊपर पढ़ना है न्यूमेरिकल, मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिया है तो ताकि टाइम बच जाए। अब देखो मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा कि कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको आपको प्रॉपर रीड करना आना चाहिए। अगर आप उसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको रीड करना सीख जाते हो और साथ में आप जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर जाते हो, तो आप 50% न्यूमेरिकल आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं न्यूमेरिकल हमें क्या बता रहा है। न्यूमेरिकल हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास, सबसे पहले इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रीड करना आपको बताता हूं। ये क्या मेरे पास मोल, ये जो पीछे लिखा है इसको क्या बोलते हैं, मोल। ये नीचे जो लिखा है इसको मोल कभी भी नहीं बोलेंगे। ये भी क्या लिखा है, मोल की वैल्यू, ये भी किसकी मोल की वैल्यू, नीचे वाली मोल की वैल्यू नहीं है। अब ये आपके पास जो है क्या, मिथानॉल, क्या आपके पास मिथानॉल। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जब 2 मोल ऑफ मिथानॉल, जब मेरे पास 2 मोल ऑफ मिथानॉल 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। सिंपल सा ये न्यूमेरिकल ये बता रहा है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि अगर मैं यहां पे 2 की जगह पे क्या कर दूं, 3.5 मोल ऑफ मिथानॉल ले लूं, 2 की जगह पे 3.50 क्या ले लूं, मिथानॉल ले लूं, तो उस मिथानॉल को कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे और कितने वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। आगे बात की समझ न्यूमेरिकल ये था, तो मैं न्यूमेरिकल को पढ़ देता हूं कि 3.50 मोल्स ऑफ मिथानॉल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन। अगर 3.50 मिथानॉल ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, तब मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितने के होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ये दो चीजें आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, एक वाटर और एक ऑक्सीजन। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमने 2 चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो मैंने ऑक्सीजन की अमाउंट फाइंड करनी है, ऑक्सीजन मुझे कितने जरूरत पड़ेंगे, और एक मैंने क्या करना है, वाटर को पता करना है कि वाटर मुझे कितना चाहिए होगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूं, जिस किसी भी चीज के जो मोल नीचे क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे, जिसके मोल क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे उसके मोल को आपने जिसके मोल आप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ कंपेयर करना है, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। मैंने पहली बात ये बताई या नहीं है
कि मैंने क्या कहा है कि जिसके मोल आपको नीचे दिए, जैसे यहाँ पे आपको किसके मोल दिए, मिथानॉल के दिए हुए, इसको आपने जिसके मोल आप फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप पहले किसके फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन के, फिर वाटर के। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। आ रही बात है समझ? तो मैं कंपेयर करता हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब हमने कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने मोल ऑफ मिथानॉल यहाँ पे लिए हुए, कितने मोल ऑफ मिथानॉल के लिए आपको क्या चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए, ये तो हमें पता है ना कि 2 मोल के लिए कितने, 3 चाहिए, तो 3.50 के लिए कितने चाहिए होंगे, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइंड करने से पहले हम ये चाहेंगे कि हमें 1 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि मेरे पास 3.50 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने से पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए हमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा काम करेंगे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करूंगा मैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मोल ऑफ CI3OH इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ O2। अब मैंने 1 का फाइंड करना है, 1 मोल मुझे चाहिए, 1 मोल मिथानॉल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो 1 मोल ऑफ CI3OH इज इक्वल टू, यहां पे जाके डिवाइड हो जाए 3 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ O2। अब देखो 1 मोल ऑफ CI3OH इज इक्वल टू 1.5 मोल ऑफ O2। अब आपके पास क्या आ चुका है कि 1 मोल मिथानॉल को जलाने के लिए, मैंने क्या बोला, 1 मोल मिथानॉल को जलाने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब आपके पास जितने मर्जी मोल दिए हुए, चाहे 50 दिए हुए, 50 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो आप सिंपल 50 के साथ ये वाली वैल्यू क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या दिए हुए 3.50, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3.50 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा 3.50 मल्टीप्लाई 1.5। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप अपने कैलकुलेटर से तब तक कैलकुलेट कर लीजिए। 3.50 मल्टीप्लाई 1.5, तो 5.25 ये इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन के होंगे आपको चाहिए होंगे। तो 2 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए कितने, 3.5, ऐसे मैं पूरा कर लेता हूँ, 2 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और 3.50 मोल ऑफ मिथानॉल को जलाने के लिए कितने चाहिए, 5.25 मिथानॉल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.50 मोल ऑफ मिथानॉल को कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन के होंगे, चाहिए होंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, वाटर के कितने मोल के होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो हमने दोबारा वही काम करना है कि जो चीज हमें दी हुई है उसको हमने जो चीज हमने फाइंड करनी है उसका क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मैं क्या लिखूंगा, 2 मोल ऑफ मिथानॉल, जब ऑक्सीजन के साथ 2 मोल ऑफ मिथानॉल कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, 4। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मोल ऑफ मिथानॉल कितने प्रोड्यूस करता है, 4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 4 मोल ऑफ H2O। अब सबसे पहले मेरे पास 2 मोल कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 4। तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास 1 मोल जो मिथानॉल का है वो वाटर के कितने मॉलिक्यूल का करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल सा करूंगा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मोल ऑफ CI3OH इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ H2O। अब देखो इसके साथ मैं 1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड, तो 1 मोल ऑफ CI3OH इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ H2। तो इसको मैं काटा तो 2 आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ मिथानॉल को, 1 मोल ऑफ मिथानॉल के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, 2 मोल ऑफ वाटर चाहिए होंगे। वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, चाहिए होंगे। 1 मोल क्या,
मिथानॉल जो है 1 मोल मिथानॉल का कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल का करता है प्रोड्यूस करता है। अब हमने कितने करने हैं जी 3.50, तो सिंपल सा काम करेंगे 3.50 उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.50 मोल ऑफ मिथानॉल कितने मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, 2 मल्टीप्लाई 3.50, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, आई थिंक 7 आता है, चेक कर लेना कैलकुलेटर के ऊपर, 7 मोल क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास सिंपल सा काम है, तो मेरे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, 7 मोल के होंगे प्रोड्यूस होंगे। अब मैं दोबारा इसका एक दफा आपको पूरा बता देता हूँ। पहले मेरे पास था जब मिथानॉल के 2 मॉलिक्यूल थे, मिथानॉल के 2 मॉलिक्यूल के लिए 3 मोल ऑफ मेरे पास क्या चाहिए होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, और मेरे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा 4। लेकिन अगर आप मिथानॉल के 3.50 मोल ले लेंगे तब आपके पास ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल आपको चाहिए होंगे वो चाहिए 5.25, और ऑक्सीजन और मेरे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे वो 7 मोल प्रोड्यूस होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1। तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ, आप अपनी बुक्स निकाल लें। तो वो ये कह रहा है कि ये जो अमोनिया है, ये मेरे पास जो क्या है अमोनिया, NH3 जो मेरे पास क्या है आपके पास अमोनिया, ये वो बोल रहा है कि ये फर्टिलाइजर वगैरह खादें वगैरह समझते हो ना, खादें वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। वो ये बोल रहा है कि ये आपके लिए पास क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है, और ये बता रहा है कि अमोनिया जो है ये आपके पास बनता कैसे है। वो ये बता रहा है कि जब भी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्या करेगी रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा, और इस अमोनिया को हम क्या बनाने के लिए यूज़ करेंगे, खादें वगैरह बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो अब उसने क्वेश्चन के अंदर अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है कि उसने हमें दे दिया हुआ है अमोनिया के मोल उसने हमें दे दिए 8.0 मोल उसने हमें दे दी। उसने कहा मोल ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करो, मोल ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करो। अब जब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, अब क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन आपको ये बता रहा है स्टेटमेंट आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है रीड आउट करना है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब मेरे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ अमोनिया आपके पास क्या हो जाएगा प्रिपेयर हो जाएगा। आ रही है बात की समझ, सिंपल सा ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है। अब वो आपको ये बोल रहा है, अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो है वो ये बता रहा है हमने क्या करना है जी 8.0 मोल अमोनिया हमने क्या करना है प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपके पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें जरूरत होंगे और कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें क्या होंगे जरूरत होंगे, ये हमने क्या करना है इसके अंदर बताना है। आगे बात की समझ, तो हम सिंपल सा काम करेंगे, वही पीछे वाला काम करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे कि जिसके मोल हमें दिए हुए हैं उसके मोल को हमने क्या कर देना है कि जिसके मोल हम फाइंड कर रहे हैं उसके साथ क्या करना है कंपेयर करना है। तो इसके यहाँ पे हमें किसके मोल दिए हुए हैं सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, हमें किसके मोल दिए अमोनिया के, तो इसके मोल को हमने किसके साथ कंपेयर करना है जो हम फाइंड कर रहे हैं। पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं नाइट्रोजन के मोल, तो हमें उनके साथ कंपेयर कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। मोल ऑफ अमोनिया। अब आपको अगर याद हो तो पिछले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते थे कि 1 मोल निकालते थे कि 1 मोल मेरे पास क्या 1 मोल मेरे पास जैसे हमने कहा था 1 मोल मिथानॉल कितने मेरे पास क्या करेगा हाइड वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे भी हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन जो होगा वो मेरे पास कितने मोल अमोनिया के प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ अमोनिया क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। अब हम ये देखते हैं कि 1 मोल हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, तो हम ये देखेंगे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे चाहिए होंगे। बात समझ आ गया कि 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल के होंगे चाहिए होंगे। तो हमें सिंपल सा करना है, इसके साथ 1 क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मोल ऑफ NH3, इधर मेरे पास क्या जाएगा जी 1 मोल ऑफ N2, ये मेरे पास 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड,
तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ N2 गिव अस 1 मोल ऑफ NH3। मतलब 1 मोल अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होंगे? 0.5। इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा? 0.5 मोल ऑफ N2। मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए हमें कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 0.5। कितने चाहिए होंगे? 0.5। अभी हमने कितना करना है? 8। तो सिंपल सा काम करना है, हमने 8 को क्या कर देना है? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम 8 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसको आप पहले लिखते हो या उधर लिखते हो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा? 0.5 मल्टीप्लाई 8.0 इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या जाएगा जी? 8.0 मोल ऑफ अमोनिया। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होंगे? जी मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई 8.0, तो ये मेरे पास आता है 4। कितने आता है मेरे पास? 4 मोल ऑफ अमोनिया चाहिए होंगे। 4 मोल ऑफ वाटर क्या नाम, सॉरी N2 के होंगे, चाहिए होंगे 8 मोल ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। पहले हमने आंसर निकाल लिया है कि मेरे पास सिंपल सा काम है कि 8 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन के चाहिए होंगे? 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के होंगे, चाहिए होंगे। ठीक है, पहले उसने क्या बताया हुआ था कि 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए थे? 1। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही थी। अब आ जाओ किसके ऊपर जी? दूसरी चीज के ऊपर आ जाओ कि अब दूसरा हमने क्या करना है? हाइड्रोजन के मोल फाइंड करने। ठीक है, कितने जरूरत होंगे? तो हम दोबारा से इसको इसके साथ क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम दोबारा कंपेयर कर देंगे कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 मोल ऑफ अमोनिया क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। 2 मोल ऑफ अमोनिया क्या करते हैं? प्रोड्यूस। या 3 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? चाहिए होते हैं। अब दोबारा से हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे 1 मोल अमोनिया के लिए, 1 मोल अमोनिया के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल के होंगे? हाइड्रोजन के क्या होंगे? चाहिए होंगे। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, इसके साथ 1 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या जाएगा? 3 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मोल ऑफ NH3। तो 1 यहाँ पे 1 के साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर क्या जाएगा? डिवाइड। 3/2 मोल ऑफ H2 गिव अस 1 मोल ऑफ NH3। तो 1 मोल अब अमोनिया के लिए हमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? इसको तो हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आएगा 1.5 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3। तो मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए हमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए? 1.5। तो हमें अपने कितने के फाइंड करने? 8.0। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा काम है। 1.5 मल्टीप्लाई 8.0 मोल ऑफ H2 इस इसको मैं साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आ जाएगा 8.0 मोल ऑफ NH3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 12। इसको मल्टीप्लाई करके क्या जाता है? 12 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 8.0 मोल ऑफ NH3। तो 8.0 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितने मेरे पास हाइड्रोजन के मोल चाहिए होंगे? 12। तो मैं सिंपल सा एक बार दोबारा आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाए कि मेरे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या थे? दरकार थे। फिर उसने कहा कि 8 मोल ऑफ अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए आपको कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होंगे? तो 8 मोल प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन के आपको कितने मोल चाहिए? 4 मोल। और हाइड्रोजन के आपको कितने चाहिए? 12 मोल। ये आपकी दोबारा से एक इक्वेशन बन गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई बात की? तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम एग्जाम्पल 3.2 की तरफ चलते हैं। अपनी बुक्स निकालो, मैं यहाँ से इसकी रीडिंग करता हूँ ताकि आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो क्या अंडरस्टैंड करने में क्या आसानी हो। तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास, आपके पास ये बोल रहा है 3.2 है, 3.2 हाँ जी। अब ये क्या बोल रहा है कि आयरन जो होगी, जो मेरे पास क्या आयरन, ये आपके पास क्या आयरन, ये बोल रहा है आयरन जो होता है आपके पास प्रोड्यूस होता है किससे? ये आयरन ओर से।
आयरन क्या होगा, आपके पास आयरन और से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जब आपके पास आयरन और के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। जब आपके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। फिर उसने क्या किया, इसका मैथ आपको दे दिया हुआ है और फिर इसका मैथ क्या कर रहा है, वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? जी मैं आपको एग्जांपल अब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आ जाओ। तो अब देखो एग्जांपल क्या कह रही है हमें, वो ये बोल रही है कि ये आपके पास क्या आयरन और, ये आपके पास क्या आयरन और, वो बोल रहा है जब मेरे पास 1 मोल ऑफ आयरन और जब मेरे पास 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास 2 मोल ऑफ आयरन और 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बात समझ आ गई है? फिर उसने क्या बोला हुआ है, फिर उसने आपको ये बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है, उसने कहा कि मैस ऑफ आयरन और जो है वो आपके पास कितना है, 425 ग्राम। कितना आपके पास, 425 ग्राम आपके पास क्या इसका, मेरे पास मैस है। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है इसका मैस क्या है, इसका मैस क्या होगा, अगर इसका मैस इतना है तो इसका मैस क्या होगा। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन के ऊपर गौर करो तो इससे जो पीछे वाला हमने किया था उसके अंदर मोल्स थे, यही थे ना, हमारे पास क्या था, मोल्स थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैस है, क्या हमारे पास मैस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हम मोल्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। वो मैस के अंदर हम उसको यूज नहीं कर सकते, हम उसको किसके अंदर यूज करेंगे, मोल्स के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैस को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसने हमसे क्या पूछा, मैस पूछा हुआ है ना, तो फिर हम मोल को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हमारा यहाँ पे सारा जो कंसर्न होगा ये होगा। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है जब मेरे पास 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस होगा, प्लस साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। फिर उसने क्या किया, इसका आपको मैस दे दिया हुआ है, ठीक है। मैस उसको इसने कितना दिया हुआ है जी, 425 ग्राम। इसको आपने क्या दे दिया, उसने मैस दे दिया आपको 425 ग्राम। इसका उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ। फिर उसने आपसे से पूछा हुआ कि इसका मैस फाइंड करो, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 425 ग्राम के अंदर मेरे पास कितने मोल्स आएंगे, ठीक है। जब हम इसके पता चल जाएंगे 425 ग्राम के अंदर कितने मोल आते हैं, फिर हम इसके मोल को इसके मोल के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे, जब हमारे पास इसके भी मोल आ जाएंगे, फिर हम उसको आसानी से क्या कर सकेंगे, मैथ्स के अंदर दोबारा से कन्वर्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथ्स ऑफ Fe2O3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल के अंदर। मैथ्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मोल के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने याद रखना है, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये आपके पास क्या इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आपके पास, ये वाला फार्मूला यूज होगा जिसके अंदर आप क्या करोगे, मैस को मोल में कन्वर्ट करोगे और मोल को मैस में कन्वर्ट कर दोगे। अब देखो हमने क्या करना है, मोल निकाल लेने इसके, तो हम क्या करेंगे, मोल इज इक्वल टू, अब मैस हमारे पास किसका है, इसका, जिसका मैस जो होगा क्वेश्चन के अंदर उसका मैस लिखना है, ठीक है। तो मैस मेरे पास कितना है, 425। अब देखो मोलर मैस क्या होता है, मोलर मैस में इसका लिखूंगा। अब इसका मोलर मैस क्या है, Fe2O3। इस कंपाउंड के अंदर जितने भी मेरे पास एटम्स हैं ना, जितने भी मेरे पास एटम जैसे आयरन है और ऑक्सीजन है, इन सब एटम के एटॉमिक मैसेज को प्लस करने को, इन सब एटम के एटॉमिक मैसेज को प्लस करने से जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मैस बोलेंगे। द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम या एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिक मैसेज या मोलर मैसेज, ठीक हो गया, मोलर मैसेज। अब देखो आपके पास आयरन का जो आपके पास एटॉमिक मैस है वो आपके पास कितना है, मेरे पास 55.9। अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, क्यों नीचे 2 है, प्लस दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनको प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा जी, 159.8। ये आपके पास क्या कह जाएगा, मोलर मैस आ जाएगा। आपने सिंपल सा काम करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उन सबको प्लस करना है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब आप नीचे क्या लिख देना, इसका मोलर मास लिख देना 159.8। अब इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल सा नजर आ रहा है आपको डिवाइड करना। जब ये चीज इलाका देखिए, ये जगह नजर आ रही है व्हाइट बोर्ड की, क्या करना है जी, 425 डिवाइडेड बाय 159.8, तो आपके पास कितना है 2.6 क्या आपके पास आ जाएंगे जी, मोल आ जाएंगे ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 425 ग्राम के अंदर कितने मोल है, मेरे पास 2.6 मोल है। कितने मेरे पास 2.6 क्या है आपके पास मोल्स हैं। तो अब ये देखो, अगर एक मोल आयरन ओर का 2 मोल ऑफ Fe प्रोड्यूस करता है, तो अब हम ये देखेंगे 425 के अंदर कितने मोल छुपे हुए हैं, 2.6 मोल ऑफ आयरन और मेरे पास कितने मोल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा आयरन के। आगे बात की समझ। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या है कि 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ Fe2 आयरन और क्या प्रोड्यूस करती है जी, 2 मोल ऑफ आयरन। कितना प्रोड्यूस करती है, 2 मोल ऑफ आयरन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। 1 मोल मेरे पास कितना प्रोड्यूस करती है, 1 मोल मेरे पास कितना प्रोड्यूस करेगी, 2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे पहले ऑलरेडी 1 निकला हुआ है। हमारे में ये पता है कि 1 मोल जो है आयरन ओर का वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 प्रोड्यूस करेगा। तो 2.6 कितनी करेगा, तो सिंपल सा काम है, हमने क्या करना है, दोनों तरफ 2.6 क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे, 2.6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 ही हो जाएगा। 2.6 मोल ऑफ Fe2O3 give us 2 multiply 2.6 मोल ऑफ Fe। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ, आप भी मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 2.6 क्या जाएगा, 5.2 क्या जाएगा मेरे पास, 5.2 मोल ऑफ Fe। तो आपने क्या बोल दिया कि 2.6 मोल जो होंगे आयरन ओर के जो 2.6 मोल होंगे वो कितना प्रोड्यूस करेंगे आपके पास जी, कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे, 5.2 प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके मेरे पास कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे जी, 5.2 मोल क्या करेंगे, प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अब हमने Fe का क्या निकालना है, मैस निकालना है। क्या निकालना है, मैस निकालना है। अब हमने इसके मोल नहीं निकालने थे, बल्कि क्या निकालना था, मैस निकालने थे। अब मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मोल के अंदर जैसे 425 ग्राम के अंदर हमने देखा था कितने मोल छुपे हुए हैं, तो यहाँ पे 5.2 मोल के अंदर हम ये देखेंगे इसके अंदर कितने मैस मेरे पास क्या हुआ है, छुपा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज होगा, यही वाला मेरे पास क्या होगा, फार्मूला यूज होगा। क्या फार्मूला यूज होगा, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मेरे पास मोलर मैस। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैस। तो मेरे पास मैस के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस इज इक्वल टू मैस। अब देखो मैं इसको ऐसे थोड़ा तरतीब कर देता हूँ, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये आ जाएगा। अब मोल आपके पास यहाँ पे कितने इसके, 5.2, कितने मेरे पास 5.2। मोलर मैस इसका कितने, आयरन का मेरे पास मोलर मैस कितना है, अभी मैंने आपको बताया कितना मेरे पास 55.9, किसी पे 55.8 लिखा है, 55.9 हम इसी को लेके चल रहे हैं, जो आपके उसके ऊपर लिखा होगा आपने उसी को यूज कर लेना है, ठीक हो गया। तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 55.9, दोबारा मैं कर लेता हूँ, 5.2 मल्टीप्लाई 55.9, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 290 ग्राम, 290 ग्राम। तो मैस मेरे पास का कितना आ जाएगा 290 ग्राम।
तो इसके अंदर मेरे पास कितने छुपा है 5.2 मोल के अंदर मेरे पास कितना मैस इसका छुपा हुआ है 290 ग्राम क्या हुआ है छुपा हुआ है। ये बात आसान सा था, बहुत आसान एग्जांपल थी। इसके अंदर सिर्फ हमने क्या करना है मोल से पहले ये चीज़ें हमने करनी है। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ये आपने बैलेंस नहीं करनी है, ये पेपर के अंदर आपको बैलेंस हुई मिलेगी। और जो एटॉमिक मैसेज होंगे ये आपने क्या करना है कि जो उस बुक के ऊपर लिखे होंगे, जो आपको प्रायर टेबल दिया होगा उसके ऊपर जो लिखे एग्जैक्ट आपने वही लिखना। ऐसा नहीं है कि मैंने 55.8 लिख करवाया तो आपके जो टीचर है वो 55.9 करवाएं या 8 करवाएं, जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिंपल सा काम था। मोलर मैस आपको निकालना आना चाहिए कि जो भी एलिमेंट हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज को, एटॉमिक नंबर को नहीं, एटॉमिक मैसेज को आपने क्या करना प्लस करना, तो आपके पास क्या जाएगा एटॉमिक, मेरे पास मोलर मैस आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 55.9 था, इसका क्या था मेरे पास आयरन का क्या था मेरे पास एटॉमिक मैस था, तो 2 थे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 16 मेरे पास क्या है ऑक्सीजन का क्या है मेरे पास एटॉमिक मैस है। जैसे ना आपको पता है ना ऑक्सीजन ये आ गया 8 और 16 ये इसका एटॉमिक मैस है और इसका एटॉमिक नंबर, हमने एटॉमिक मैसेज को कंसर्न करना है। ठीक है, तो एटॉमिक मैसेज ये आ जाता है। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी हम चेक करता हूँ। तो आ जाएंगे हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 के ऊपर। किसके ऊपर आ जाए 3.2 के ऊपर आ जाए। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 आपको क्या कह रही है, अब अपनी बुक्स निकालें। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है मेरे पास बर्न विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग जो इक्वेशन नीचे दी हुई है उसके मुताबिक हाइड्रोजन मेरे पास क्या करता है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है जलता है, तो ये कुछ प्रोड्यूस होता है। फिर उसके मेरे पास नीचे क्या लिखा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली, कि कितने ग्राम मुझे क्या होंगे ऑक्सीजन की ज़रूरत होंगे 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को क्या करने के लिए जलाने के लिए। तो हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बात बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो आपको क्या बता रही है। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आएंगे। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है, तो जो भी मैंने पीछे एग्जांपल किया ना 3.2 बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसको 3.2 एग्जांपल समझाई ना उसको समझने वाला क्वेश्चन आराम से समझ कर लेगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ इसकी बातें। अब देखो ये क्या बता रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये बता रही है जब मेरे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब मेरे पास क्या करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, तो 2 मोल ऑफ वाटर आपके पास क्या जनरेट होता है। 2 मोल ऑफ वाटर आपके पास क्या होगा प्रोड्यूस होगा। ये बात उसने हमें बताई हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे मोल्स नहीं पूछे हुए कि मोल्स फाइंड करो, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे दोबारा क्या पूछा हुआ है मैस पूछा हुआ है। अब उसने क्या किया है कि उसने आपको क्या किया मैस ऑफ हाइड्रोजन दे दिया हुआ है। हाइड्रोजन को उसने मैस आपको कितना दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम उसने क्या दिया इसका मैस दे दिया हुआ, और वो आपको ये पूछ रहा है कि मुझे ये बात बताओ कि ऑक्सीजन को 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम जो हाइड्रोजन है इसको जलाने के लिए, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का कितना मैस मुझे चाहिए होगा, ऑक्सीजन का कितना मैस मुझे क्या होगा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस 100 ग्राम के अंदर मेरे पास कितने मोल छुपे हुए हैं। बात समझिए कितने मोल मेरे पास क्या छुपे हुए हैं, तो वो निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम इस ग्राम को मैस को किस में कन्वर्ट करेंगे मोल के अंदर। मैस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं मोल के अंदर। फिर हम मोल जो होगा जहां तक हमसे पूछा हुआ है मोल को हम दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे मैस के अंदर, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा हुआ मैस ही पूछा हुआ है। तो क्या लिखेंगे मोल इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब देखो मोल इज इक्वल टू मैस आपके पास क्या भाई साहब, मैस आपके पास उन्होंने दिया हुआ गिवन मैस आपको किसका दिया हुआ हाइड्रोजन का, ये दिया हुआ 100, और आपने मोलर मैस भी किसका लिखना है जिसका दिया होगा गिवन मैस उसी का मोलर मैस लिखना है। ऐसा नहीं है कि दिया हुआ हाइड्रोजन का है मोलर मैस आप इसका क्या नाम है गिवन मैस आप इसका दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर आप इसका लिखो, और जो मोलर मैस है वो दूसरे का लिख दो, जिसका आपको मैस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर उसी का आपने क्या करना है मोलर मैस भी लिखना है। तो हाइड्रोजन का मेरे पास मोलर मैस क्या होगा, आपके पास क्या H2 है ना, इसका मोलर मैस मेरे पास क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मेरे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दोनों के होते हैं 1 होते हैं, 1.008 होता है, लेकिन जो आपको बुक के अंदर दिया होगा वो आपने कर लेना है। 1 मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन था तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 250 आ जाएगा। तो मोल मेरे पास क्या आ जाएंगे जी 50, कितने मोल आ जाएंगे 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 ग्राम के अंदर मेरे पास कितने मोल छुपे हुए हैं 50 मोल मेरे पास क्या होते हैं छुपे हुए। बात समझ आ गया। अब मुझे इसने ये बोला
50 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन को जलाने के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या होंगे, चाहिए होंगे। दोबारा से हम कंपेयर करेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कंपेयर करेंगे। मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिख लो आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैमरा देख लो ये जगह नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे पास क्या लिखूंगा, पहले मैं ये ले लूंगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के होते हैं, चाहिए होते हैं। ये आ गया कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को मेरे पास कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के होते हैं, चाहिए होते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले ये करेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, चाहिए होंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हम सिंपल सा काम करें, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या कर देंगे, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई तो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 1 मोल ऑफ H2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास कितना आ जाता है 0.5 मोल। तो ये हमें पता चल गया कि 1 मोल हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमें 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के होते हैं, चाहिए होते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि 50 मोल को जलाने के लिए, ये लिखो ना, 50 मोल को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होंगे। तो सिंपल सा काम करेंगे, इसके साथ हम क्या कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो 1 मोल, आप ये नीचे में लिखें तो 1 मोल ऑफ H2, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ, तो दोनों के साथ, तो क्या कर देंगे 50, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 51, तो 50 आ जाएगा। 50 मोल ऑफ H2 के लिए कितने चाहिए होंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास क्या जाएगा, 50 मोल के लिए हमें कितने चाहिए, 50 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 50 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितने चाहिए होंगे, 25 मोल हमें क्या चाहिए ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या पड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी हुई है, अब हमारे पास इसके क्या आ चुके हैं, मोल आ चुके हैं, कितने कितने हमारे पास 25 मोल, सॉरी इसके नहीं यार, इसके ऑक्सीजन के, ठीक है, मेरे पास कितने 25 मोल। अब हम इस 25 मोल के अंदर छुपे हुए क्या निकालेंगे, इसका मैस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका कितना मैस आता है, तो हम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, क्योंकि हमने इसका क्या निकालना है, मोलर मैस क्या निकालना है, मैस निकालना है। और उसने मोल बोले हुए होते तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर देते, लेकिन उसने हमें ये बोला हुआ कि 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को जलाने के लिए इसका कितना मैस जरूरत होगा, ये उसने हमें बोला, तो हम इधर इसका मैस ही निकालेंगे। तो क्या कर देंगे, मैस इज इक्वल टू, इसके साथ ये मल्टीप्लाई डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है। तो मैस इज इक्वल टू, मोल आपके पास क्या है, मोल इसके कितने मेरे पास 25, मल्टीप्लाई मोलर मैस क्या आपके पास, मेरे पास ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना है, ऑक्सीजन का मेरे पास क्या होता है O2 का, मेरे पास मोलर मैस क्या बनेगा O2, आपके पास क्या बनेगा 16 एक को होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 32, तो मेरे पास क्या जाएगा 32, तो मेरे पास क्या जाएगा मैस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 800 ग्राम हमें क्या होगा, चाहिए होगा इसको क्या करने के लिए, जलाने के लिए। ये मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया, सिंपल सा काम था। तो मैं एक बार रिपीट कर दूँ थोड़ी सी बातें ताकि आपको क्लियर हो जाए बातें। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए थे, ठीक है। उसने ये बोला कि 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमें कितने ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने इसके क्या किए जी, इसको मोल में कन्वर्ट, इस मैस के अंदर जो ग्राम मोल छुपे हुए थे वो निकाले, फिर इसके मोल निकाले, फिर इनके इस मोल के अंदर जो मैस छुपा हुआ था वो निकाल दिया। आसान सा तरीका था, इतना कोई मुश्किल नहीं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट इसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 की तरफ क्या करते हैं, हम चलते हैं।
तो अब हमारे थे कंसेप्ट असेसमेंट 3.2 की तरफ। कंसेप्ट असेसमेंट 3.2, 3.1 एग्जांपल, 3.1 कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज और 3.2 कंसेप्ट असेसमेंट, ये मेरे पास बिल्कुल सेम है। अब इसके अंदर आप बुक्स निकाल लो, मैं स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ लेता हूँ। ये बोल रहा है कैलकुलेट दी मास ऑफ ऑक्सीजन। आपने क्या करना है, ऑक्सीजन का मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, हम क्या कर रहे हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हम इसको किसी चीज़ को हीट की मदद से क्या करें, तोड़ें। जब हम क्या करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी करते हैं, पोटाशियम क्लोरेट की। पोटाशियम क्लोरेट की हम ये क्या करते हैं, जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं और इसका मेरे पास मास क्या होता है 49 ग्राम, मेरे पास कितना होता है 49 ग्राम, इसका मेरे पास क्या होता है मास होता है। तो हम चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है, उसके बाद हम नीचे इसकी तरफ आते हैं। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड की जब आप डिकम्पोजिशन करोगे, 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड की जब आप क्या करोगे, तोड़ फोड़ करोगे, तो 2 मोल ऑफ मेरे पास क्या होगा, KCl प्रोड्यूस होगा, और हो गया मेरे पास 3 मोल मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरे पास क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अब उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, उसने हमसे मोल नहीं पूछे हुए, उसने हमसे क्या पूछा हुआ, मैथ पूछा हुआ है। उसने हमसे पूछा हुआ है कि इसका भाई साहब मैथ कैलकुलेट करो, मोल नहीं कैलकुलेट करो, मैथ कैलकुलेट करो। जब मेरे पास मैथ ऑफ KClO3, जब मेरे पास पोटाशियम क्लोरेट का मैथ मेरे पास कितना होगा, 49 ग्राम होगा। कितना होगा मेरे पास, 49 ग्राम होगा। मेरे पास क्या होगा, 49 ग्राम होगा। मेरे पास कितना होगा, 49 ग्राम होगा। तो अब देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मोल को लाजमी किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ग्राम को हमेशा लाजमी किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैथ को मोल के अंदर क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। अब देखो मेरे पास क्या है, 49 ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 49 ग्राम, मुझे दे दो। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 49 ग्राम लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा कि 49 ग्राम के अंदर मेरे पास कितने मोल के हैं, छुपे हुए हैं। तो इसके लिए सिंपल सा काम है कि मैथ इज इक्वल टू, सॉरी मोल इज इक्वल टू, यार मोल फाइंड कर रहे हैं ना हम, मोल इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल के अंदर। तो मोल इज इक्वल टू मैथ, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। ठीक है, मोल इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ इसका कितने उन्होंने दिया, 49। मोलर मैथ में इसका फाइंड करता हूँ। मोलर मैथ फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे इधर आ जाता हूँ, ये जगह नजर आ रही है, बल्कि इधर ही आ जाते हैं। KClO3, अब समझना मोलर मैथ, इन सब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को नहीं भाई लोगों, एटॉमिक मैसेज को हमने क्या करना है, प्लस करना है। इन सब एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को हमने क्या करना है, प्लस करना है। जैसे पोटाशियम का मेरे पास एटॉमिक मैस मेरे पास कितना है, 39, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मैस मेरे पास कितने, नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है तो प्लस करेंगे। क्लोरीन का मेरे पास कितना है, 35.5। उसके बाद ऑक्सीजन का आपके पास कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, कितना आपके पास 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको प्लस कर देता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, आप लोग भी करो। मेरे पास क्या आ जाता है जी, 39 प्लस 35.5, आपके पास कितना आ जाएगा जी, 74.5। इन दो को करने के क्या आ जाएगा, 74.5 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 48। इनको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इनको हम प्लस कर देते हैं, 74.5 प्लस 48 इज इक्वल टू, मेरे पास कितना है, 122.5। 122.5 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर मैस आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या कर देना है, नीचे डिवाइड करना है, 1225 क्या करना है, मोलर मैस आ गया। अब मोलर मैस की सबको क्लियर हो चुकी है बात। अब हम ये करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, 49 डिवाइडेड बाय 122.5 इज इक्वल टू, दोबारा मैं कर देता हूँ, 49 डिवाइडेड बाय 122.5 इज इक्वल टू 0.4। तो इसके अंदर आपके पास कितने मोल छुपे हुए हैं, 0.4 मोल क्या हैं, छुपे हुए हैं।
अब जब 2 मोल आपके पास इसके कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 मोल ऑक्सीजन, मोल क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन के, 3 मोल ऑक्सीजन के क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 0.4 मोल मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे, ये हम अभी कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इधर आ जाए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले इसको कंपेयर करें फिर नीचे आ जाएंगे। 2 मोल मेरे पास कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ KClO3 गिव अस, हमें कितने ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन के पास, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 1 मोल KClO3 का मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल KClO3 का मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल सा काम है, हम इसके साथ 1 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर मल्टीप्लाई हो जाकर ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, बल्कि अभी रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, मोल ऑफ O2। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। तो 1 मोल ऑफ KClO3 गिव अस क्या करेगा हमें, 3 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ O2। अब मैं क्या करूँगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 1.5 मोल ऑफ O2। तो मेरे पास क्या जाएगा, 1 मोल ऑफ KClO3, मेरे पास 1 मोल जो होगा KClO3 का वो कितने मोल प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन के, जब 1 मोल KCl को हम तोड़ेंगे, थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो वो कितने मोल प्रोड्यूस करेगा, आपके पास 1.5 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा। और मेरे पास 2 मोल ऑफ KClO3 जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखो तो कितने प्रोड्यूस करता है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब हमने ये चेक करना है 0.54 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपल कैसा काम है, इन दोनों के साथ हमने क्या करना है, 0.4 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 0.4 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो 0.4 मोल ऑफ KClO3 गिव अस 1.5 मल्टीप्लाई 0.4 मोल ऑफ O2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0.4 मोल ऑफ KClO3 गिव अस 1.5 मल्टीप्लाई 0.4, तो मेरे पास क्या जाएगा, 0.6 मोल ऑफ O2 मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस कर देगा। अब हमने यहाँ पे इसके मोल नहीं प्रोड्यूस कैलकुलेट करने थे, बल्कि इसका क्या कैलकुलेट करना था, मैस। अब हम चेक करेंगे कि इसके मेरे पास मोल के अंदर कितने मैस के हुए छुपे हुए हैं, कितना मैस छुपा हुआ है, नजर आ रहा है, पूरा इलाका नजर आ रहा है, बीच में से कोई मिस हुआ है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, हम मैस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हम क्या कर देंगे, मैस फाइंड करना है तो मैस के साथ ये डिवाइड हो रहा तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई मैस इज इक्वल टू, वैसे ये मैस इधर था, ठीक है ना, वैसे मैं तो ऐसे ही कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना यार, जरूरी तो नहीं है, ये इधर हो मैथ्स के साथ ही क्या, मोबाइल ही टूट गया, मैथ्स के यार क्या किस्मत है। मैथ्स के साथ क्या होगा आपके पास, मैथ्स के साथ ये डिवाइड हो तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मोल मल्टीप्लाई में बच्चों तुम लोगों ने जो है ना कुछ बदवाई दी है मुझे। मैथ्स के साथ क्या हो जाएगा, मैथ्स इज इक्वल टू ये डिवाइड हो जाके हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब मोल हमें इसके पता है, किसके, इसके, अभी हमने निकाले, क्या निकाले 0.6, और मेरे पास का हमें मोलर मैस भी पता है, मोलर मैस O2 का क्या होता है मेरे पास, ये मेरे पास मोलर मैस है, पीछे ये नहीं यूज किया जाता, ठीक हो गया, ये हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, ये सिर्फ मोल को रिप्रेजेंट करता है बस, ठीक है, इसको हम मोलर मैस के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। अब 2 मतलब एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना है 32, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा मैस। तो क्या करेंगे जी, अब ये चल रहा हो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 32 गिव अस 19.2 मैस, तो मेरे पास इसका कितना मैस होगा 19.2,
19.2। तो मेरे पास इसके जो मोल थे 0.6 मोल जो थे उसके अंदर मेरे पास कितना छुपा हुआ है जी, 19.2 ग्राम। तो यही लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। उसने ये कहा था कि मेरे पास हम जब 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो मेरे पास 2 मोल ऑफ क्या होता है, KCl प्रोड्यूस होता है और 3 मोल मेरे पास ऑक्सीजन के क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसने हमसे पूछा था इसका, उसने हमें इसका मैथ दे दिया था। उसने कहा अगर मैं कि पोटाशियम क्लोराइड का मेरे पास मैथ कितना है, 49 ग्राम मेरे पास क्या इसका मैथ है, और इसका मेरे पास 49 ग्राम मेरे पास क्या इसका मैथ होगा, तो मुझे ये बात बताओ कि इसके मेरे पास कितने, तो ऑक्सीजन का कितना मैथ हमें क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। जब हम 49 ग्राम KClO3 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो मेरे पास ऑक्सीजन का कितना मैथ हमें क्या करेगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो कितना होता है 19.2 ग्राम। आगे बात की समझ, तो ये नीचे आपका आंसर था। क्लियर हो चुके बात। चलो बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।